साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों, आज के खबरों में हेडलाइंस में मोटे मोटे अक्षरों में छपा है कि जिसमें कि निर्मला सीतारमण जी का बयान है कि भारत में मंदी की कोई आशंका नहीं, एकदम मंदी एकदम शून्य पे रहेगी। और उसका उन्होंने बाकायदे कारण भी बताया है कि हमारे देश में जो जीएसटी का संग्रह बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो साथियों, जीएसटी एज ए, अब ज़्यादा उसके बारे में क्या जानना, अब जीएसटी बस इतना मतलब समझ लीजिए कि सरकार की वो कमाई है, जो सरकार की आय का जरिया है जीएसटी है, जो उसके माध्यम से सरकार खूब कमाई कर रही है। तो हम बस ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर सरकार जीएसटी का संग्रह यानी सरकार की कमाई खूब हो रही है तो उस कमाई का फ़ायदा देश के नागरिकों को क्यों नहीं मिल रहा है। तो अगर उस जिस अनुपात में जीएसटी कमाई हो रही है तो उस अनुपात में रोजगार का सृजन क्यों नहीं हो रहा है। खास करके सरकारी क्षेत्र की नौकरियां, जो पुराने पद थे वही नहीं जो भरे जा रहे हैं, नए पदों का सृजन तो दूर की बात है। साथियों, जैसे आप ऐसे सोच लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की अगर आय बढ़ती है तो वो व्यक्ति जैसे किन किन क्षेत्रों में खर्च करता है। अच्छी शिक्षा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा हासिल देता है, उनको मेडिकल या इंजीनियरिंग में जहाँ उसकी चॉइस हो वहाँ पढ़ने के लिए भेजता है ताकि उसको अच्छा रोज़गार मिल सके। और अच्छा रोज़गार पाएगा तो स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएँ अपने आने वाली पीढ़ी को भी देगा, इससे मानव विकास सुधरेगा। लेकिन हमारे यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है। उल्टा ये हो रहा है साथियों, अगर सरकार की आय बढ़ रही है तो आप स्कूल और विश्वविद्यालयों को निजीकरण की राह पर क्यों ले जा रहे हैं। और अगर स्कूल और विश्वविद्यालय निजीकरण की राह पर जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकारी पदों पर सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, नौकरी ठेके पे हो जाएगी। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम समुदाय को होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही लोग भेदभाव के शिकार होंगे। दूसरे नंबर साथियों, जो हमारे स्कूल कॉलेज अच्छे होंगे, हमारी आईआईटीज, आईआईएम या फिर ये मेडिकल के संस्थान बहुत अच्छे होंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारी तकनीकी जो विकास होता है यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फिर मेडिकल के क्षेत्र में हम ज़्यादा इनोवेशन कर सकते हैं, ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। आपको बता दें कि हम इनोवेशन के मामले में दुनिया में लगभग 46वें स्थान के आसपास घूम रहे हैं। तो साथियों, जब हम नई तकनीक का ईजाद ही नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी तकनीकी आत्मनिर्भरता बड़े देशों पे निर्भर होती चली जा रही है। और ख़ास करके हम बात करेंगे तकनीकी इनोवेशन में सबसे तेज़ी से अगर विकास कर रहे हैं तो वो अमेरिका और चाइना है। आपको चाइना को टक्कर देनी है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको जो है तकनीकी क्षेत्र में विकास अगर करना है तो आपको अच्छे स्कूल कॉलेज का निर्माण करना होगा। इसमें सरकार को सीधे ध्यान रखना होगा। इसको प्राइवेट संस्थाओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि प्राइवेट संस्थान लाभ के लिए होते हैं, सरकारी शिक्षण संस्थान लाभ के लिए नहीं होते हैं बल्कि समाज के कल्याण के लिए होते हैं। उसी तरीके से साथियों, अगर आप जो है रोजगार की बात की जाए, जब हमारे पास इतना आय का जरिया बन रहा है, यानी कि आय का जरिए का स्रोत यानी कि आपका ठीक से है नहीं, क्योंकि आप रोजगार बेसिकली दो क्षेत्रों में होता है, एक सरकारी एक प्राइवेट तमाम कंपनियां। सरकारी में आप बात कर लें, आप देखिए 2014 के बाद से रेलवे की क्या स्थिति है, बैंक की क्या स्थिति है, स्कूलों खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में या यूनिवर्सिटियों में शिक्षकों की भर्ती क्या हाल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती के कारण बी ग्रेड में चला गया है, जिसे पूरक पासपोर्ट कहा जाता था। अब एक तरफ आपकी आय बढ़ रही, दूसरी तरफ आपकी विश्वविद्यालयों की स्थिति गिर रही है। उसी तरीके से आप अस्पतालों को ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं तो वहाँ अच्छी लैब नहीं है, अच्छी तकनीकी मशीनें नहीं हैं। और सरकारी अस्पताल खुल रहे हैं तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाएँ नहीं हैं। फिर पीएससी पब्लिक सेक्टर यूनिट की हम बात करें, जैसे कि एनटीपीसी है, भेल है, गेल है, जो ये कंपनियां हैं, ये भी धीरे धीरे सिकुड़ रही, क्योंकि इसमें सरकार विनिवेश के माध्यम से इसको बेच रही है। और साथियों, ये चीज़ें जब सिकुड़ती हैं तो सबसे ज़्यादा इसका नुकसान जो है ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय को होता है, क्योंकि आज भी इस समुदाय को यहाँ पे नौकरियाँ नहीं दी जाती हैं। प्राइवेट क्षेत्र में ये नौकरियाँ नहीं पाते। प्राइवेट क्षेत्र भले चाहे जितना कह लें कि हम उस काम की कुशलता को देखते हैं, लेकिन भाई भतीजावाद सरकारी क्षेत्र से ज़्यादा प्राइवेट क्षेत्र में है। उसी तरीके से साथियों, अगर आपकी कमाई अच्छी है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका खान पान सुधरना चाहिए। लेकिन आप भारत के मानव विकास को देख लीजिए तो आप भूखमरी में 101वें स्थान पे हैं, समग्र मानव विकास में आप 135वें स्थान पे हैं।
तो किस आधार पर माना जाए कि जो आपकी आय बढ़ रही है वो विकास के रूप में? ये तो यही कहा जा सकता है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और वो पैसा कैसे कमा रहे हैं ये अभी आप स्पष्ट रूप से नहीं बचा रहे। साथियों, दो तरीका, जिसे आप किसी परिवार की आय की सोचिए, किसी परिवार में किसी व्यक्ति को नौकरी लग जाती है, उसके बाद वो क्या करता है, घर बनाता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, उनका ठीक से दवा इलाज कराता है, और उसको पैतृक संपत्ति जो मिली होती है, उसका घर, उसकी ज़मीन, उसको वो बेचता नहीं है, बल्कि उसमें धीरे धीरे वृद्धि करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर वही लड़का नालायक को नौकरी न पाए और पैतृक संपत्ति यानी कि उसके बाप दादा की बनाई हुई ज़मीन धीरे धीरे बेच के वो खर्च कर रहा है और कह रहा है कि नहीं मुझे खाने पीने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाप दादा की चीज़ें मैं बेच के खा रहा हूँ। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है भारत सरकार के जीएसटी या भारत सरकार की कमाई के जरिया में कि सरकार के पास जो अब तक की सरकारों ने उसको भौतिक रूप में बना के दिया था, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, स्कूल, अस्पताल, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जितने हैं, उसको कहीं बेच के तो नहीं ये अपना खर्चा चला रहे हैं। अगर बेच के खर्चा चला रहे हैं तो ये आज नहीं तो कल देश को कंगाली की राह पर ले जाके ही छोड़ेगी। और अगर सही से इनकम होगी तो देश वृद्धि करेगा, विकास करेगा, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा देश के गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को मिलेगा। उसी तरीके से साथियों आप देखे होंगे कि बीजेपी सरकार एक सिफुगा बार बार छोड़ती है, डबल इंजन सरकार, डबल इंजन। हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। डबल इंजन सरकार मतलब यह है कि एक किसी प्रदेश में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यानी यहाँ डबल इंजन सरकार है उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, इसलिए वहाँ सिंगल इंजन सरकार है। तो साथियों बस हम इतना कहना चाह रहे हैं, देखिए डबल इंजन सरकार का नुकसान क्या है। उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेज, हाई स्कूल के यानी कि टीजीटी, पीजीटी और डिग्री कॉलेज तीनों मिला के जो भर्तियां आई हैं लगभग 5100 हैं कुल। और सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स की नियुक्ति जो होती है वो उस वहाँ के पढ़ने वाले छात्रों या जनसंख्या के सापेक्ष होती है, यानी कि 5100 भर्ती आप लाएँ लगभग 21 करोड़ आबादी पे। यह डबल इंजन सरकार है। और राजस्थान में शिक्षक भर्ती में केवल टीजीटी पीजीटी में 15,700 पद आए केवल 7 करोड़ आबादी में, यानी कि आपके लगभग 1/3 आबादी और आपसे लगभग 3 आबादी आपसे एक तिहाई है, यानी कि आपकी 1/3 गुना कम है, लेकिन सीट आपसे 3 गुना ज़्यादा है। यानी कि देखिए आबादी इनकी ज़्यादा है और सीट यहाँ इनकी ज़्यादा है। तो साथियों ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कम है। अगर यही सरकार जो है दूसरी किसी पार्टी की होती तो एक युवाओं का आंदोलन, खास करके बेरोजगार युवाओं का आंदोलन, किसानों का आंदोलन अच्छे तरीके से होता, क्योंकि वहाँ ऐसे जगहों पे आंदोलन करने का अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं। तो सरकार पे दबाव होता है, प्रतिस्पर्धा चलती है कि भाई मेरी स्टेट की सरकार है, मैं ज़्यादा सीटें दूँ केंद्र की तुलना में, केंद्र में जिसकी सरकार है, ताकि हमारी वाहवाही ज़्यादा हो। लेकिन जब सरकारें एक ही पार्टी हो जाती हैं तो उदासीनता आ जाती है, उसका खामियाजा देख रहे हैं। ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में सीटें खूब हैं, सरकार भर्ती निकाल नहीं रही है। इसलिए साथियों डबल इंजन सरकार के सिखफुगा में कभी मत पड़िए। आप केवल ये देखिए कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है, कौन सी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पे बढ़िया काम कर रही है। तो इसलिए साथियों आपका ये जो जीएसटी संग्रह बढ़ रहा है वो पानी के जो बुलबुला होता है उसी तरीके से है कि जब आप या सरकार की कमाई जो बढ़ रही है, आप सरकारी संपत्तियों को बेच के दिखा रहे हैं कि हमारी कमाई बढ़ रही है, तो आज नहीं तो कल देश की कंगाली पे ही ले जाएगा। और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय को ही उठाना होगा। और इसका निदान एकमात्र निदान है साथियों, अभी से आप तैयारी शुरू करिए। निदान मात्र है 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी अभी तैयारी शुरू कर दी है। अभी तो स्थिति ये है कि तमाम ऐसे कानून आ रहे हैं जिसमें नागरिक स्वतंत्रता धीरे धीरे बाधित होती चली जा रही है। अगर 2024 में इनकी सरकार आ गई तो चुनाव होगा लेकिन बीजेपी जीतेगी। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बीएसएनएल कंपनी खड़ी है लेकिन बीएसएनएल कोई सिम नहीं खरीदेगा, उसी तरीके से चुनाव होगा लेकिन बीजेपी ही जीतेगी, कोई और नहीं जीतेगा। और जो किसानों के हित की बात है, मजदूरों के हित की बात है, युवाओं के हित की बात है, समझ लीजिए कि नागरिक समाज में अराजकता आएगी, क्योंकि किसी के पास न कमाई का जरिया होगा, न शिक्षा स्वास्थ्य का जरिया होगा, न रोजगार का जरिया होगा। इसलिए देश के विकास के, युवाओं के विकास के, ओबीसी, एससी, एसटी के विकास के लिए जरूरी है 2024 में इस सरकार को बदल दिया जाए।